सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने विज्ञान का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना शुरू किया था और हमने इसमें काफ़ी सारी बातें पढ़ भी ली थी। और अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। और अविलेय का मतलब होता है अघुलनशीलता। तो कुछ चीज़ें पानी में बिल्कुल घुल जाती हैं और उनका पता भी नहीं लगता, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जल में घुलनशील नहीं होती हैं। वो ऊपर क्या होती हैं? वो उनके ऊपर तैरने लगती हैं, तो उन्हें हम अविलेय या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू यानी कि रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में 2/3 भाग जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, और इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विडोलित का मतलब क्या होता है? घोलिए और धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण में आप क्या पाएंगे कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को आप ध्यान से देखिए और इसके बाद आपको क्या पता लगेगा कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, यानी कि घुल गए, विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी लंबे समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त वो बिल्कुल नहीं होते। ऐसे पदार्थों को हम अविलेय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि पदार्थ में है नमक, चीनी, बालू, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा। अब इनमें आपको ये सभी फ्रैक्शन करके और इन्हें इस टेबल को पूरा करना है। इस तालिका को आपने पूरा करना है। जैसे नमक पानी में या जल में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लेकिन बालू या रेत पूरी तरह से लुप्त नहीं होता, तो इसे हम लिखेंगे ये अविलेय है। चॉक पाउडर भी क्या है? अविलेय है, ये भी पानी में नहीं घुलता। और वहीं लकड़ी का बुरादा भी पानी में नहीं घुलता, तो इसे हम अविलेय लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकारों में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या जितनी भी तरह के लिक्विड होते हैं, क्या वो सभी भी पानी में अच्छी तरह से घुल सकते हैं? तो आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सिरका है, नींबू का रस है, सरसों का तेल है, या नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल, या इसी तरह के किसी द्रव के नमूने आप एकत्र कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति इन्हें विडोलित कीजिए, इन्हें हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या ये द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। तो जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इसका प्रयोग दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम क्या देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित बिल्कुल नहीं होते, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वे अपनी एक पृथक परत बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्लास में पानी डालें और उसके बाद उसमें कुछ बूंदें तेल की डालते हैं, केरोसिन की या सरसों की, तो वो क्या होंगे? वो उसमें बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे और अपनी एक अलग परत ग्लास में पानी के ऊपर वो बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ गैसें भी जो होती हैं वो जल में विलेय होती हैं, यानी कि जल में पूरी तरह से घुलनशील होती हैं, जबकि कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जो कि पानी में नहीं घुलती, थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि कुछ जीव जो जल में रहते हैं और कुछ पौधे भी जल में रहते हैं, तो वो कैसे जीवित रहते हैं? वो पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उन्हीं की वजह से वो जीवित रहते हैं। अब पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन तो हवा में है, और हवा का ये ऑक्सीजन है ये पानी में
घुल जाता है और जल जीवों के लिए और जल पादपों के लिए ये उत्तरजीविता का काम करता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जल के ऊपर तैरने लगी हैं, है ना। तो हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी जो सूखी पत्तियां होती हैं, कुछ कंकड़ होते हैं, आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, तब क्या होता है, ये जो सूखी पत्तियां हैं ये तालाब में जो पानी है उनके ऊपर ये तैरती रहती हैं, जबकि आपने जो कंकड़ फेंका था वो क्या होता है, वो उसमें डूब जाता है। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इनका क्या होता है, जब आप जल में शहद की बूंदों को डालते हैं तो ये पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ जल के साथ घुलनशील होता है। अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे वस्तुओं का अलग गुण और वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। आपने जरूर लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। इन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अथवा जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी। कांच, जल, वायु यानी कि हवा और कुछ प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन या जिन्हें हम पन्नी कहते हैं, ये सभी क्या हैं, पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम जैसे खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें और इन्हें खरीद सकें। इसी के विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं, यानी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। अब चलिए, क्या अब आप ये समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कागज की एक शीट लेंगे और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब यानी जलते हुए बल्ब को हम देखेंगे। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को आप नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंदें खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ पर आपने तेल फैलाया था, प्रदीप्त बल्ब को यानी जलते हुए बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप पाते हैं कि अब बल्ब को हम पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट देख पाते हैं? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट नहीं देख सकते, इन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों में जब वसा का परीक्षण पढ़ा था तब किया था। वह भी पारभासी ही था, या इसे हम जैसे ऑयल पेपर या बटर पेपर भी कहते हैं। तो उनसे होकर जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हम बिल्कुल देख तो पाते हैं, पर हम उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तो उसे हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ेंगे कि हमने अभी तक जिन चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के जिन गुणों के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या सीखा कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल के ऊपर तैर सकते हैं, डूब सकते हैं
या वो पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी होते हैं, पारभासी भी हो सकते हैं। तो पदार्थों का जो समूहन है उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर भी हम कर सकते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखना क्यों आवश्यक है, इनकी समूहों में इनको रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में क्या होता है, हम अपनी वस्तुओं का भंडारण करते हैं, सामान्यतः इस प्रकार करते हैं जैसे एक जैसी वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी हों। अब जैसे घर में मान लीजिए रसोई घर है, तो वहाँ जितने भी मसाले हैं आपने देखे होंगे माँ को कि वो अलमीरा में एक जगह, यानी किचन में जो रैक है सभी मसालों को वो लगभग एक जगह पे रखती हैं। ऐसे ही खाने के जो घी और तेल हैं वो दूसरी जगह पे रखे होते हैं। बिस्किट्स जितने हैं आपके वो सब एक जगह पे रखे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने घर में व्यवस्थाएं देखी होंगी। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी या कोई दुकान वाला जो है ये प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। सभी साबुनों को, जितने भी ब्रांड के साबुन होते हैं, बहुत से ब्रांड के साबुन होते हैं, और सभी साबुनों को वो लगभग एक ही जगह पर रखते हैं। जबकि अनाज और दालों का भंडारण वो दूसरी जगह या अन्य जगह पर करते हैं। जैसे भी अनाज में भी देखिए चावल हैं, बहुत से क्वालिटी के चावल होते हैं, लेकिन सभी चावल एक ही जगह पे रखे होते हैं। दालों की भी जो विभिन्न किस्में होती हैं, सभी दालों का संग्रह वो एक ही जगह पर करते हैं। अलग अलग दालों का भंडारण जो होता है उनके पास एक ही जगह होता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इनमें कुछ प्रमुख शब्द हैं और इन शब्दों का आप परिभाषित इन शब्दों को करें, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये सारे शब्द लिखने को आएँ, परिभाषित करने को आएँ। ओके, चलिए हम मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।